बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वीयू एकेडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद फैसल शहजाद। आज हम इस वीडियो में CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस लेक्चर में जो कंटेंट है उसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमें डू वाइल स्टेटमेंट को देखना है और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दी गई है, और नेक्स्ट वन फॉर स्टेटमेंट है, और उसके बाद भी एक सैम्पल प्रोग्राम हमें दिया गया है उससे रिलेटेड, और नेक्स्ट जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं और उससे रिलेटेड भी एक सैम्पल प्रोग्राम हमें दिया गया होगा जिसको हमने डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी डू वाइल स्टेटमेंट। डू वाइल स्टेटमेंट हम प्रीवियस कंटेंट जो पढ़ के आ रहे हैं उसमें भी हमने लूप को ही डिस्कस किया था जो कि वाइल स्टेटमेंट या वाइल स्ट्रक्चर था। यहाँ पे हम डू वाइल को डिस्कस करेंगे। इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे थ्योरी लिखी हुई है लेकिन मैं आपको चंद चीज़ें बता देता हूँ जो कि आपके लिए क्लियर हो जाएगा। लूप का पर्पज़ होता है कि आप कोई भी कोड या स्टेटमेंट उनको आप मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लूप लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वाइल और डू वाइल में डिफरेंस ये होगा कि हमारा वाइल का स्ट्रक्चर इस तरह था कि हमारी वाइल की कंडीशन यहाँ पे लिखी जाती थी, उसके बाद ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस यानी कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, उसके अंदर हमारी स्टेटमेंट आती थी। अब हमारे पास क्या है जी, हमने पहले स्टेटमेंट देनी है उसके बाद कंडीशन देनी है। इस सूरत में क्या होगा कि आपकी कंडीशन बाद में चेक होगी, स्टेटमेंट्स पहले एक बार एग्जीक्यूट हो चुकी होंगी। आपने ऐसी स्टेटमेंट जिसको कम से कम एक बार आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो उसके बाद आप कंडीशन पे डिपेंडेंट करते हो उसको कि कंडीशन ट्रू हो जाए तो बाद में मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट हो जब तक कंडीशन ट्रू रहे। लेकिन फर्स्ट टाइम विदाउट कंडीशन चेक किए उसने एग्जीक्यूट होना होता है तो हम वहाँ पे डू वाइल लूप का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। आप डू का कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद ओपन एंड क्लोज करली ब्रेसेस। यहाँ पे एक सिंगल स्टेटमेंट है, ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं वो आप इन ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करेंगे, और एंड पे हम यहाँ पे वाइल का कीवर्ड और यहाँ पे कंडीशन कोई भी जो हम कंडीशन देना चाहते हैं वो देंगे, और इसके एंड पे सेमीकोलन भी आता है। हम जब यहाँ पे वाइल लिख रहे होते हैं, हमारे पास अगर वाइल का स्ट्रक्चर देखा जाए ये स्ट्रक्चर होता है और ये चीज़ यहाँ पे नहीं होती। तो यहाँ पे वाइल का कीवर्ड होता है, कंडीशन होती है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आता, यहाँ पे स्टेटमेंट दी जाती हैं। अब अगर हम यहाँ पे डू वाइल की बात करें तो डू का कीवर्ड आएगा, उसके बाद ये ब्रैकेट्स के अंदर हमारी स्टेटमेंट्स आ जाएंगी। पहले हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, नीचे एंड पे हमारी कंडीशन टेस्ट की जाएगी। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो दोबारा हम यहाँ से इसको एग्जीक्यूट करेंगे मल्टीपल टाइम। जी, इसमें आगे जो थ्योरी दी गई है इस पैराग्राफ में सिर्फ यही डिस्कस किया गया है कि इसमें कंडीशन बाद में टेस्ट की जाती है और स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट की जाती हैं। अब वाइल में क्या होता है कि अगर आपकी कंडीशन फर्स्ट टाइम ही रॉन्ग हो जाए, फॉल्स हो, तो क्या होगा कि आपका वो लूप एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ऐसी कंडीशन भी आपके सामने आ सकती है। लेकिन डू वाइल में क्या होगा कि कम से कम एक बार लाजमी एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन अगर आपकी फॉल्स है तो वो दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया गया है इसका। डू वाइल में जस्ट ये क्या है, ये इन दो चीज़ों को आपस में इंटरचेंज किया गया है। पहले हमारी कंडीशन यहाँ पे होती थी, प्रोसेस नीचे होता था। डू वाइल लूप स्टार्ट हुआ तो हमने प्रोसेस पहले लिया, उसके बाद कंडीशन ट्रू है तो नो करके एग्जिट कर देंगे, येस है तो दोबारा से या प्रोसेस की तरफ हम मूव करेंगे। वाइल में क्या था, यहाँ पे वाइल लूप की जब स्टार्ट होता है तो यहाँ पे ऊपर कंडीशन दी होती थी, कंडीशन ट्रू है तो नीचे हम प्रोसेस की तरफ जाते थे, इसको एग्जीक्यूट करके अगेन से कंडीशन टेस्ट करते थे, और फिर प्रोसेस अगर रॉन्ग था तो यहाँ से कंडीशन से हम उसको एग्जिट कर देते थे। यही डिफरेंस है, हमने प्रोग्राम में भी देखा है इसको। अब एक एग्जांपल प्रोग्राम दिया गया है, यहाँ पे हमें समझ आएगी कि हम डू वाइल लूप का जो यूज़ है वो किस तरह के सिनेरियो में करेंगे। कैसा सिनेरियो हो जहाँ पे हम ये समझेंगे कि हमें कम से कम एक बार लाजमी एग्जीक्यूट करवाना है और उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे। बेसिकली ये एक गैसिंग गेम है कि आप कोई भी नंबर गैस करते हैं और कैरेक्टर गैस करना है आपने, तो उस हवाले से ये एक प्रोग्राम दिया गया है, उसने इसको डिस्कस किया हुआ है कि आप यूज़र से जो है वो नंबर कैरेक्टर इनपुट लेंगे, और इनपुट लेने के बाद आप अपने पहले जब प्रोग्राम के अंदर ही आप एक कोई कैरेक्टर सेट कर देंगे कि जब वो ये कैरेक्टर यूज़र इनपुट करेगा तो उसका गैस करेक्ट हो जाएगा, और आप उसको जो भी मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो आप करवाएंगे। जी, यहाँ पे उसने प्रॉपर प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसी प्रोग्राम को हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है जी ट्राई नम, क्योंकि हमने यूज़र को जो मैक्सिमम ट्राइज देनी है वो 5 हैं, वो हम एक वेरिएबल लगा के उसको आइट्रेट करेंगे, उसको 5 ट्राइज हम तक काउंट करेंगे, जब तक 5 ट्राइज हैं वो गैस कर सकता है नंबर, तो हम उसको 0 से इनिशियलाइज़ कर रहे हैं।
दूसरा वेरिएबल हमने कैरेक्टर लिया है, उसको सी उसका नेम दे दिया वेरिएबल का। इसका पर्पज़ क्या है जी, हम यूज़र से जो भी कैरेक्टर इनपुट करवाएंगे जिसको हमने चेक करना है वो हम इस वेरिएबल में स्टोर करते जाएंगे और फिर देन उसको कंपेयर करेंगे जो हमने खुद से वेरिएबल वैल्यू उसकी जिसके साथ कंपेयर करना है। यहाँ पे डू स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने यूज़र से इनपुट लेना है। देखिए यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर हमने सिर्फ वो कोड लिखना होता है, सॉरी इसकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर, लूप के अंदर, जिसको हमने मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना हो। अब देखिए हमने वेरिएबल्स को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वेरिएबल हमने वन टाइम डिक्लेयर करने, इसको यूज़ यहाँ पे करेंगे लेकिन इसको डिक्लेयर तो हम वन टाइम करना चाहते हैं, या इनिशियलाइज यहाँ पे हमने वन टाइम किया हुआ है। उसके बाद बाकी सारा काम जो है वो हमने लूप के अंदर इनक्लोज करना है। क्यों? क्योंकि हम यूज़र से मल्टीपल टाइम इनपुट लेंगे और उसको फिर बार बार हम कंपेयर करके चेक करेंगे वो ठीक है या नहीं। जब ठीक होगा तो तब हम लूप को टर्मिनेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सी आउट मैसेज किया यूज़र को, प्लीज़ एंटर अ कैरेक्टर बिटवीन ए टू जी फॉर गैसिंग। हमने यूज़र को जो चॉइस दी है वो ए टू जी तमाम कैरेक्टर्स में दी है कि उसमें से कोई भी कैरेक्टर एंटर करे, और उसको हम इस वेरिएबल सी में सेव करवा रहे हैं। देन फिर हम चेक कर रहे हैं कि जो नंबर उसने एंटर किया है वो इक्वल है या नहीं। तो वो जो कैरेक्टर हमने सेट किया हुआ वो जी है। अब यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब यूज़र सी एंटर करेगा, हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगा ली है कि सी इक्वल जी, ये जो भी कैरेक्टर यूज़र ने इनपुट किया है सी, वो इस वेरिएबल सी में मौजूद होगा, उसको हमने जी से कंपेयर करना है। अगर वो जी है, यहाँ पे कोई भी आप दे सकते हैं कैरेक्टर। ये सिंगल कोट्स क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि कैरेक्टर डाटा टाइप में हमेशा हम वैल्यू सिंगल कोट में ही स्टोर करते हैं, सिंगल कोट की वैल्यू के साथ उसको कंपेयर किया जाता है। जैसे स्ट्रिंग के लिए हम डबल कोट्स लगाते हैं। जब ये वैल्यू सी की वैल्यू जी के इक्वल होगी तो हमने कहना है कि ठीक है आपने सही गैस किया है, तो हम यहाँ पे कंग्रेचुलेशन का मैसेज भी डिस्प्ले करवा देंगे। और साथ ही हमने एक और काम किया है कि वो ट्राई नम की वैल्यू हमने 6 सेट की है। वो क्यों की है वो मैं आगे बताता हूँ आपको। और अगर ऐसा नहीं है, यूज़र ने रॉन्ग इनपुट दिया है, तो हम उसकी ट्राइज में एक काउंट कर देंगे, बढ़ा देंगे कि पहली ट्राई आपकी हो गई है, अब नेक्स्ट करें। ट्राई दोबारा करेगा, फिर अगर रॉन्ग हो जाता है तो फिर हम उसकी ट्राई बढ़ा देंगे कि उसमें ऐड कर देंगे। पहले का 0 था तो हमने फर्स्ट ट्राई पे उसको 1 कर दिया, फिर सेकंड ट्राई दोबारा उसने की तो वो भी गलत हो गई तो वो 2 हो जाएगा, फिर 3 5 तक चलेगा। यहाँ पे हमने वाइल के अंदर वही कंडीशन लगाई हुई, तो मैक्सिमम ट्राइज हमने उसकी सेट की हुई हैं लेस देन आर इक्वल टू 5। हमने 0 से स्टार्ट किया हुआ है और लेस देन आर इक्वल टू 5 तक हम उसको चलेंगे लेके। तो जब तक उसकी ट्राइज जो है 5 नहीं हो जाती हैं वो ट्राई कर सकता है। यहाँ पे हमारी कंडीशन है कि हमने लूप को कब टर्मिनेट करना है, जब तक ट्राई जो है वो 5 से लेस या इक्वल होगी। अगर यूज़र सही वैल्यू जो है वो इंटर कर देता है तो हमने ट्राई नाम को 6 सेट कर दिया है। किस पर्पज़ के लिए किया है कि हम उसको लूप को टर्मिनेट करवाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं उसके एग्जीक्यूशन को। तो हमने इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा लूप जो है सिर्फ इसी वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। जब तक ये वैल्यू 5 से लेस है तो आपका लूप चलता रहेगा। तो इसलिए हमने इसकी वैल्यू को चेंज किया है और उसको लूप से टर्मिनेट करने के लिए यूज़ किया है। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। जी, हमने कंपाइल एंड रन किया है प्रोग्राम को। तो अब हम यहाँ पे इंटर करेंगे वैल्यू। अब देखिए हमें तो प्रोग्राम हमने खुद लिखा हुआ है, रीड आउट भी किया हुआ, हमें पता है कि जी जो है इसका एक्चुअल कैरेक्टर है। लेकिन यूज़र के सामने जैसे इसका इंटरफेस जाएगा उसको नहीं पता, वो रैंडमली कोई भी नंबर इंटर कर सकता है। जैसे मैंने ये नंबर इंटर किए हैं, तो जब तक नंबर इनकरेक्ट होगा वो मैच नहीं करेगा, बार बार आपके सामने ये वैल्यू इनपुट के लिए प्रॉम्प्ट होगा। जैसे ही आप जी इंटर करेंगे आपको यहाँ पे ये मैसेज हो जाएगा, कंग्रेचुलेशन योर गैस इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल प्रोग्राम था जिसको हमने लिखा। अब देखें हमने यहाँ पे डू का यूज़ क्यों किया है, डू वाइल का। हमने वाइल क्यों नहीं किया? क्योंकि आपका यूज़र कम से कम एक बार लाजमी इनपुट देगा, चाहे वो फर्स्ट टाइम ही करेक्ट हो जाए। हमने फर्स्ट टाइम के बाद ही एक बार इसको चलाने के बाद लूप को टर्मिनेट करना पड़े, लेकिन हमने पहली बार लाजमी उसको एग्जीक्यूट करना है विदाउट कंडीशन। हम पहले कंडीशन नहीं लगाएंगे, कंडीशन तो हमारी बाद में है। किस सूरत में है कि अगर यूज़र जो है वो गलत इंटर करता है हम दोबारा चांस देंगे, लेकिन पहली बार तो हमने उसको विदाउट कंडीशन चेक किए चांस देना है कि वो अपना इनपुट करे, करैक्टर को गैस करे, फिर देन आप उसका कंटिन्यू करेंगे। तो इस सूरत में हम डू वाइल लूप का यूज़ करते हैं। ऐसे सिनेरियोज आपके सामने आते रहेंगे प्रोग्रामिंग में जिनको आप यूज़ करेंगे। जी, तो नेक्स्ट अब उसने थोड़ी सी चेंज की है प्रोग्राम में। यहाँ पे मैं इसको रीड आउट नहीं करता, मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। वो चेंज ये है कि हमने यहाँ पे ये जो काम किया था कि हम यहाँ पे ट्राई नम को 6 सेट कर रहे थे, तो उसने कहा है कि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है कि आप उसकी वैल्यू को डायरेक्टली इसको टर्मिनेट करने के लिए आप इसको यहाँ से चेंज कर रहे हैं। उसने इसका अल्टरनेटिव बताया है,
अल्टरनेटिव हम यही करेंगे इसका कि यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। तो फिर हम लूप को किस तरह टर्मिनेट कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन हैं। दो कंडीशंस कौन सी हैं, या तो ट्राई नम की वैल्यू 5 से बढ़ जाए तब हम इसको टर्मिनेट करेंगे। सेकंड ये है कि आपका गैस जो है वो करेक्ट हो जाए। यहाँ पे फिर हम सेकंड कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारी क्या होगी कि सी की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जी, ठीक है। अब देखिए नॉट इक्वल टू जी मैंने क्यों लिखा है कि जब तक ये नॉट इक्वल है तब तक ये कंटिन्यू रहेगा, जब ये नॉट इक्वल नहीं होगा या इक्वल हो जाएगा तब इसने टर्मिनेट कर जाना है। यहाँ पे हमारी कंडीशन जो वो इक्वलिटी के लिए है, अगर इक्वल है तो आप ओके प्रोग्राम चलाएंगे, जब ये नॉट इक्वल होगा तो आप प्रोग्राम को चलाते रहेंगे। जब इक्वल हो जाएगा तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और फॉल्स होने पे फिर हमने देखो उसको नॉट किया हुआ है, नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल पे तो ये ट्रू होगा, इक्वल पे फॉल्स हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका क्या होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। हमने ये एंड ऑपरेटर पहले पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। एक भी कंडीशन अगर आपकी फॉल्स हो जाती है तो ओवरऑल ये कंडीशन फॉल्स कंसिडर होगी। तो यहाँ पे उसने जस्ट यही चेंज करके हमें बताया हुआ है कि जी कैरेक्टर को अगर आप गेस कर लेते हैं तो देन आपका लूप यहाँ से भी टर्मिनेट हो सकता है। आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन दे दें बजाय इसके कि आप यहाँ पे वो चीज़ को चेंज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे अब इसको चेंज करने के बाद दोबारा से ऑब्जर्व करते हैं जी। अब देखिए हमने जी इंटर किया, आपका प्रोग्राम अब भी टर्मिनेट हो चुका है। तो ये थोड़ी सी हमने यहाँ पे चेंज किया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ये फार लूप है या फार स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इसमें कुछ ज़्यादा हमें समझने वाली चीज़ कुछ भी नहीं है। इसमें यही चीज़ डिस्कस की गई है कि आप कोई भी लूप बनाते हैं तो तीन चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे कि अगर मैं इस लूप की बात करूं तो ये एक फर्स्ट चीज़ है कि आपको एक वेरिएबल रिक्वायर्ड है जिसको आप इनिशियलाइज करते हैं इनिशियल वैल्यू के साथ। सेकंड वन जो है आप उसको यहाँ पे जो भी आपका लूप होता है उसके अंदर बॉडी के अंदर आप उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे होते हैं ताकि वो उसके जो भी कंडीशन में यहाँ पे दी गई होगी उसके ऊपर वो इफ़ेक्ट करे। और थर्ड वन आपकी यहाँ पे ये कंडीशन होती है। तीन चीज़ें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल रिक्वायर्ड है जिसको हमने इनिशियलाइज करना होता है। देन लूप की बॉडी के अंदर उसकी वैल्यू को हम चेंज कर रहे होते हैं जिस तरह हमने यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट किया हुआ है। और थर्ड वन जो है हमने यहाँ पे उसी वेरिएबल के ऊपर कंडीशन लगानी है ताकि वैल्यू चेंज होते होते वो कंडीशन फॉल्स हो जाए और हमारा लूप टर्मिनेट हो जाए। फार के अंदर भी हमें यही तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। हमने वाइल या डू वाइल में ये तीन चीज़ें की हैं लेकिन तीनों डिफरेंट प्लेसेस पे हैं। ये हमने यहाँ पे किया है लूप के स्टार्ट होने से पहले, हमने वैल्यू चेंज की है लूप के अंदर। और अगर हम वाइल की बात करें तो कंडीशन बाद में टेस्ट कर रहे हैं। अगर हम डू वाइल की बात करें तो कंडीशन बाद में टेस्ट हो रही है। अगर वाइल की बात की जाए तो यहाँ पे कंडीशन टेस्ट होती है। तीनों डिफरेंट प्लेसेस पे हो रही थी। लेकिन यहाँ पे हमने फार के अंदर क्या करना है, हमने इनिशियलाइज भी उसको यहाँ पे कर देना है। हमने कंडीशन जो इसकी है कंटिन्यूएशन की वो भी हमने यहाँ पे कि जब तक कंडीशन में बेसिकली असल कंडीशन जिसको हम बात करते हैं कि जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी आपका प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। और थर्ड वन जो है इंक्रीमेंट जो आपने करना है वैल्यू को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दोनों पॉसिबल होते हैं, ज़रूरी नहीं कि इंक्रीमेंट हो। तो वो आप यहाँ पे तीनों चीज़ों को हमने इन ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे इनक्लोज कर देना है। चीज़ें यहाँ पे भी तीन यूज़ होंगी। आपको एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना होगा, कंडीशन लगानी होगी, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी आपका प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा। और उस वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी करेंगे। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे डाल दें, बाकी आपकी स्टेटमेंट वैसे ही रहेगी। यहाँ पे हम सैम्पल प्रोग्राम एक देख लेते हैं नेक्स्ट जो दिया गया है, और वो है जी आपने टेबल प्रिंट करवाना है जी 2 का। तो यहाँ पे हमने वो प्रोग्राम लिखा हुआ है। मैं ये प्रोग्राम ऑलरेडी क्यों लिखा होता है मेरे लिए कि आपको प्रोग्राम जो है जो लेक्चर है वो शॉर्ट चाहिए, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोग्राम को पहले लिख लूँ देन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। अगर ड्यूरिंग लेक्चर प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा। यहाँ पे देखें जी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जी इंट काउंटर, ठीक है। और यहाँ पे हम उसको इनिशियलाइज भी यहीं पे कर रहे हैं। सेकंड उसके साथ जो कंडीशन लगा रहे हैं कि कब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी तो प्रोग्राम आपका चलेगा। और नेक्स्ट वन हम उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं। अब ये तीन चीज़ें हमने तीनों यहाँ पे इकट्ठी कर दी और उसके बाद नीचे हम जो भी स्टेटमेंट दे देंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी। कब तक, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। ये वाला तो फर्स्ट टाइम ही एग्जीक्यूट होगा, इसके बाद इसने एग्जीक्यूट नहीं होना, उसने वैल्यू इनिशियलाइज करवा के छोड़ देना है। नेक्स्ट ये दो स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होंगी, कंडीशन को भी बार बार चेक किया जाएगा और उसकी वैल्यू को भी बार बार इंक्रीमेंट किया जाएगा। जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी
तो ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, जो भी बॉडी के अंदर ये इसकी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन होंगी, और जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आपका लूप टर्मिनेट कर जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करना लाजमी है। आप चाहें तो इसके साथ इसको डिक्लेयर भी कर सकते हैं। चले मैं पहले इस प्रोग्राम को रन करके बता देता हूँ, फिर थोड़ी सी चेंजेस करके देखेंगे। ये देखिए हमारे लिए यहाँ पे 2 का टेबल प्रिंट हो गया है। ये 2 का टेबल जो है इसका जो कोड है वो यहाँ पे सिंपल सी आउट में दिया हुआ है, 2 एज इट इज़ लिखा हुआ है, देन क्रॉस का साइन है, और फिर काउंटर हमारा वो वेरिएबल है जो कि 1 फिर 2 फिर 3 एंड सो ऑन, जिस नंबर से उसने मल्टीप्लाई होना है बार बार। पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, इसी तरह हम टेबल को 10 तक रन कर रहे हैं। और उसके बाद इक्वल का साइन हमने डिस्प्ले करवाना है। चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो 2 और x है ये यहाँ तक प्रिंट करवा रहा है, ये काउंटर जो है इसने 1 प्रिंट करवाया है, इक्वल साइन हमने एज इट इज़ प्रिंट करवाना था, ये यहाँ पे प्रिंट हो गया, और ये उसको मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल जो हमारा आंसर आएगा हर मल्टीप्लिकेशन के बाद वो ये डिस्प्ले करवा रहा है। तो इस लूप ने बार बार चलना है, और ये /n जो है ये हमारा किस लिए है कि हम न्यू लाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो मैं चीज़ बताने वाला था वो ये था कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हम इस वेरिएबल को पहले बाहर डिक्लेयर करके आएंगे, आप उसको डिक्लेयर भी इसके साथ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिख देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ जी कमेंट। यहाँ पे इंट काउंटर इज इक्वल टू 1 आप डायरेक्टली यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करके भी इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। मैं इसको अब यहाँ से स्टार्ट करके दोबारा प्रोग्राम आपको दिखा देता हूँ, देखेंगे आपका आउटपुट वही है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे इनिशियलाइज़ करना लाजमी है, आप जस्ट उसको डिक्लेयर करके नहीं चला सकते। अगर आप डिक्लेयर करके चलाएँगे तो आपका आउटपुट जो है वो ठीक नहीं आएगा आपके लिए। देखिए उसने उसको 0 से इनिशियलाइज़ करके चला दिया है, ऑटोमेटिकली वो उसको इनिशियलाइज़ कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ इस वेरिएबल को इनिशियलाइज़ लाजमी करना है। और डिक्लेयर आप चाहें तो पहले कर दें जिस तरह यहाँ पे किया हुआ था, लेकिन इनिशियलाइज़ यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आपकी वो कंडीशन आएगी, उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप वेरिएबल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी करना चाहते होंगे वो करेंगे। बाकी आपका लूप का वही स्ट्रक्चर है कि आप यहाँ पे वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे जिनको आप मल्टीपल टाइम रन करना चाहते हैं, और वो आपकी इस कंडीशन के साथ अटैच हो गए। जी यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा चेंज करके मॉडिफाई करके बताया गया है, वो ये है कि आप यूज़र से इनपुट लें कि किस नंबर का आप टेबल प्रिंट करवाना चाहते हैं और किस नंबर तक करवाना चाहते हैं। पहले हमने जो प्रोग्राम ये आउटपुट करवाया है टेबल, इसमें हमने 2 का टेबल 1 to 10 तक डिस्प्ले करवा दिया है। अब हम यूज़र की तरफ आते हैं, यूज़र से हम प्रॉम्प्ट करते हैं कि किस नंबर का वो टेबल प्रिंट करवाना चाहता है और किस नंबर तक करवाना चाहता है। तो ये प्रोग्राम हमने बेसिकली उसके लिए लिखा है। हम यहाँ पे वही काउंटर वेरिएबल जिसको मैंने यहाँ पे बताया था कि आप इनिशियलाइज़ करेंगे, सेकंड वो नंबर जिसका टेबल आपने इनपुट प्रिंट करवाना है, थर्ड वन मैक्सिमम मल्टीप्लायर के मैक्सिमम आप 10 तक मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, 15 तक, 20 तक। ये हमने 2 वेरिएबल्स क्यों लिए हैं, क्योंकि हमने अब ये वैल्यू यूज़र से इनपुट करवानी है। पहले हम प्रॉम्प्ट करेंगे यूज़र से उसका नंबर इंटर करे जिसका वो टेबल प्रिंट करवाना चाहता है, ये स्टेटमेंट हमने उसके लिए लिखी है। देन फिर हम मैक्सिमम मल्टीप्लायर जो जिस तरह हम मोस्टली टेबल्स जो काउंट कर रहे होते हैं वो 10 तक होता है, वो यूज़र इनपुट करेगा, वो 10 तक कर दे, वो 20 तक कर दे, चाहे वो 5 तक कर दे, तो वो यहाँ पे इस वेरिएबल में हो गए। अब इसको हम यूज़ करेंगे प्रोग्राम में। पहले तो हमने 1 से इनिशियलाइज़ करना है क्योंकि टेबल हम काउंट जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 1 से कर रहे हैं। टेबल 1 से लेकर 5 तक, 1 से 10 तक, 1 से 15 तक आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ से 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। काउंटर को फिर हम उसी वेरिएबल को हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि मैक्सिमम मल्टीप्लायर क्या होगा, जो कि प्रीवियस प्रोग्राम में हमारे पास 10 था। अब अगर यूज़र यहाँ पे 20 इंटर कर देता है तो हम इसको 20 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे और 20 तक इसको रन करेंगे। और सेकंड हम इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं वेरिएबल को। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए हमने वो नंबर लिखा है जिसको हमने प्रिंट करवाना है, जिसका टेबल, फिर हमने क्रॉस का साइन यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है एज इट इज़। फिर हम वो काउंटर जो है उसी को यहाँ पे लिखेंगे जिसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ये एक्चुअल नंबर है। चलिए मैं इसको रन करके यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ताकि इसको आपकी आउटपुट स्टेटमेंट जो है समझ आ सके। यहाँ पे ये देखें पहला इनपुट जो है हमारा ये वाला है, प्लीज़ एंटर नंबर फॉर विच यू वांट टू टेबल। हमने जिस नंबर का टेबल चाहिए वो नंबर इंटर करेंगे, लाइक 6 इंटर कहते हैं। अब यूज़र हमसे ये प्रॉम्प्ट कर रहा है कि आप किस नंबर तक, किस अप टू वैल्यू आपने इंटर करनी जहाँ तक आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं। लाइक मैं यहाँ पे 8 इंटर करता हूँ और उसके बाद देखें ये टेबल प्रिंट हो गया, 6 का टेबल है और ये 8 तक प्रिंट हो रहा है आपका। तो अभी हम इसको थोड़ा सा इसके साथ कंपेयर करते हुए चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें सबसे पहले 6 प्रिंट हुआ तो ये नंबर की वैल्यू थी, एज इट इज़ 6 प्रिंट कर दिया, फिर क्रॉस प्रिंट हुआ और फिर
यहाँ पे हमारा वो काउंटर जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 2 3 4 यहाँ पे ये वैल्यू अपनी इंक्रीज करता जाएगा। फिर इक्वल का साइन है और फिर नंबर मल्टीप्लाई काउंटर, हमने 6 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 3 से एंड सो ऑन। ये काउंटर आपका 1 2 3 4 सो ऑन चलेगा और नंबर की वैल्यू आपकी जैसे कि हमने यहाँ पे 6 एंटर की है तो वो ये काउंट होगी। तो अब हमने दोनों जो हैं वो वेरिएबल्स ले लिए हैं कि किस नंबर का टेबल प्रिंट करवाना है और कहाँ तक करवाना है, तो वो यूज़र जो भी एंटर करेगा आपका प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट आपको जनरेट करके देगा। ये यहाँ पे उसने एग्जांपल में 7 का टेबल प्रिंट करवाया और 8 तक प्रिंट करवाया हुआ है और ये उसने इसको आउटपुट शो किया हुआ है। यहाँ पे गाइडलाइंस के अंदर वो बता रहा है कि अवॉइड यूजिंग कांस्टेंट वैल्यूज इन आवर कैलकुलेशन इन लॉन्ग रूटीन। ये चीज़ वाकई ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप कैलकुलेशन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप कांस्टेंट वैल्यू यूज़ ना करें, आप बल्कि वेरिएबल्स यूज़ करें, उनको वैल्यूज असाइन कर दें। ऐसा क्यों किया जाता है? वो इसलिए होता है कि जब आप कोई भी प्रोग्राम के अंदर कैलकुलेशन में चेंजेस करना चाहते हो, किसी भी वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, लाइक आप एक प्रोग्राम लिखा जिसमें आपने एक वैल्यू है आपके पास 7, आप उस 7 वैल्यू के साथ पूरे प्रोग्राम के अंदर कोई कैलकुलेशन करना चाह रहे हो, लाइक आप 7 कह देते हो जो किसी की एज है, ठीक है, या कोई भी चीज़ समथिंग, तो आप क्या चाहते हो कि मैं 7 की बजाय कुछ और यूज़ करूं, फिर आपने जहां जहां पे 7 यूज़ किया होता है प्रोग्राम के अंदर उसको आप लोकेट करते हैं, ढूंढ के वहां पे वो चेंजेस करते हैं। वेरिएबल के साथ ऐसा नहीं होगा, वेरिएबल में जस्ट आपने जहां पे उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन की होगी वहां पे चेंज करेंगे, बाकी पूरे प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल यूज़ हो रहा होता है तो वो वहां पे उसकी ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाती हैं। जैसे हमने इस प्रोग्राम में किया है, हम अगर नंबर या मैक्सी जो है मल्टीप्लायर है, मैक्स मल्टीप्लायर या मैक्सिमम मल्टीप्लायर, इसकी वैल्यू को चेंज करेंगे जहाँ पे ये प्रोग्राम में यूज़ हो रहा होगा ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। ये तो जस्ट 1 या 2 टाइम यहाँ पे यूज़ हो रहे थे। कुछ हमारे प्रोग्राम होते हैं जिनमें वो कैलकुलेशन के लिए जो वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल्स हैं, वो बहुत बार यूज़ हो रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, तो वहाँ पे फिर हमें हर बार उस वैल्यू को जाके चेंज नहीं करना पड़ता। जी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। इनको हम यूज़ तो करते आ रहे हैं, पहले यूज़ नहीं बल्कि इस तरह का जो यूज़ है अब हम उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर के यूज़ की मदद से करेंगे। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बहुत ईजी है, समझना भी आसान है आपके लिए। वो ये है कि आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अगर 1 इंक्रीज़ करना चाहते हो, लाइक जिस तरह हमने ये प्रीवियस भी 2-3 प्रोग्राम में किया है, हमने इसकी वैल्यू में भी 1 इंक्रीज़ किया है। हमने इसको काउंट कर रहे थे कि कितनी ट्राइज हो चुकी हैं, हमने 0 से इसको इनिशियलाइज़ किया हुआ था, पहली ट्राई होने पे इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, दोबारा दूसरी ट्राई होने पे फिर एक उसके अंदर ऐड कर देंगे, फिर एक उसके अंदर ऐड करेंगे। ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ऐसे ही हमने यहाँ पे भी ये यूज़ किया हुआ है टेबल को प्रिंट करवाने के लिए, पहले 1 फिर 2 फिर 3 एंड सो ऑन। ऐसा वेरिएबल वैल्यू जिसके अंदर आप 1 इंक्रीज़ करना चाहते हो, आप चाहें तो आप इसके अंदर 5 भी ऐड कर सकते हैं, 5 भी ऐड हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा। लेकिन ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमें कहाँ पे यूज़ करना होता है? जब हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू के अंदर 1 इंक्रीज़ करना चाहते हो तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इंक्रीमेंट, या अगर आप 1 डिक्रीज़ करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो वहाँ पे हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। अब ये देखें उसने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है काउंटर आपका एक वेरिएबल है, जो भी उसकी वैल्यू आप उसके अंदर 1 इंक्रीज़ करते हैं तो आप क्या लिखते हैं? काउंटर +1, जो भी न्यू वैल्यू होगी वो इस काउंटर को असाइन कर दी जाएगी। इसका सिंपल अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है? काउंटर ++। से क्या होगा? इसकी जो भी प्रीवियस वैल्यू हो वो 0 है, वो 1 है, वो 10 है, वो 100 है, जो भी वैल्यू है उसके अंदर 1 को ऐड करके नेक्स्ट वैल्यू जाए। लाइक यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 10 है तो प्लस करने से उसकी वैल्यू 11 हो जाएगी, फिर 12 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, सो ऑन, इसी तरह चलती जाएगी। इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी यही होगा। अगर आप कहते हैं कि काउंटर इज इक्वल टू काउंटर -1, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू 9 है तो -1 8 हो जाएगी, तो 8 इसकी वैल्यू है, तो इसका यही अल्टरनेटिव हमारे पास मौजूद है, काउंटर माइनस। तो 9 अगर वैल्यू है तो ऑटोमेटिकली कम होके 8 हो जाएगी, दोबारा आप रन करेंगे तो वो 7 हो जाएगी, सो ऑन। ये भी उसने एक एग्जाम्पल दी हुई है और इसको भी सिंपली आपने इसको माइनस या प्लस साइन यूज़ करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एक और इसी के अंदर हमारी कैटेगरी है, वो है प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट। इसमें क्या फ़र्क है वो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली भी बता देता हूँ और यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अगर आपके पास एक वेरिएबल है जे, उसकी वैल्यू है 5, आप अगर उसको प्री इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा और पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये एग्जांपल में बताया हुआ है। देखिए जे इज इक्वल टू 5 है और x इज इक्वल टू ++j, इसमें ++ पहले लिखा गया है, ये प्री इंक्रीमेंट कहलाता है। अब इसमें क्या होगा कि इसकी वैल्यू पहले ++ होगी, फिर इसको असाइन की जाएगी। ये असाइनमेंट की जगह पे जब यूज़ कर रहे होते हैं हम इंक्रीमेंट को,
तब ये इफ़ेक्ट डालता है कि आपकी पहले वैल्यू ऐड होगी उसके अंदर 1, फिर असाइन की जाएगी, तो x की वैल्यू वो कह रहा है 6 होगी। अगर यही चीज़ हम पोस्ट इंक्रीमेंट से करें, मतलब कि प्लस प्लस का साइन बाद में लगाएं, तो क्या होगा? आप देखें यहाँ पे j की वैल्यू 5 थी, यहाँ पे भी 5 थी, यहाँ पे हमने प्लस प्लस पहले किया है तो इसकी वैल्यू के अंदर पहले 1 ऐड हुआ, फिर न्यू वैल्यू इसको असाइन की गई है x को। यहाँ पे क्या होगा? हमने j प्लस प्लस किया है, अब ये वैल्यू पहले असाइन कर देगा, फिर उसके अंदर 1 ऐड करेगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो असाइन हो रही है वो 5 है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। हम इन दोनों का डिफरेंस इसी तरह कैलकुलेट करते हैं या समझते हैं कि प्री इंक्रीमेंट में वैल्यू पहले कैलकुलेट हो जाती है, उसके अंदर 1 ऐड हो जाता है, फिर वो असाइन की जाती है। पोस्ट में वो वैल्यू असाइन पहले हो जाती है, उसमें जो भी उसका इफेक्ट है इंक्रीमेंट का या डिक्रीमेंट का वो बाद में काउंट होता है। सेम चीज़ उसने आगे डिक्रीमेंट के साथ भी हमें बताई होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है उसने। अब हमारे पास एक और ऑपरेटर्स मौजूद हैं, वो हैं कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, या कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है इनको। प्लस इक्वल, ठीक है, माइनस इक्वल है, डिवीजन इक्वल है, या मल्टीप्लिकेशन इक्वल है, और ये हमारा रिमाइंडर जो साइन होता है वो इक्वल है। इसका यूज़ बिल्कुल इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे उसने लेक्चर में बताया हुआ है कि ये किसके क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं। x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, आप x की वैल्यू के अंदर 4 ऐड करते हैं तो आप क्या लिखेंगे? x प्लस 4, जो भी न्यू वैल्यू होगी वो हम इस वेरिएबल x को असाइन कर देंगे, और इसका अल्टरनेटिव हमारे पास ये मौजूद है x प्लस इक्वल 4। अब इसमें भी वही काम करना है, मैं यहाँ पे प्रोग्राम में आपको लिख के बता देता हूँ। हम एक न्यू प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं जी इंट x इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे हम कहते हैं जी x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है, और इसको हम सी आउट कर देते हैं जी x को यहाँ पे जी। अब देखिए हमने ये क्या किया है कि x की जो भी प्रीवियस वैल्यू उसके अंदर हमने 4 ऐड किया है, वो प्रीवियस वैल्यू क्या है? 6। तो अब हम यहाँ पे आउटपुट जो आने जा रहा है वो 10 है। हम इसकी बजाय अगर ये लिखें यहाँ पे प्लस इक्वल, तो अब भी क्या होगा कि x की प्रीवियस वैल्यू के अंदर 4 को ऐड किया जाएगा। इसको कहते हैं जी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। x की जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर हम 4 को ऐड करके दोबारा उसी वेरिएबल में सेव कर देंगे। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब भी हमारे पास सेम आउटपुट आएगा 10, ठीक है। ऐसे ही माइनस के लिए है, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो अब क्या आएगा, ठीक है। मैं अगर एक्चुअली देखूं तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? x इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, यहाँ पे मैंने लिखा है x माइनस इक्वल 4, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आने जा रहा है? 2, ठीक है। तो ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर हैं जिनको यहाँ पे उसने बताया हुआ कि ये आप इसकी बजाय आप ये लिख सकते हैं। यहाँ पे ये नेक्स्ट ऑनवर्ड उसने बताए हुए हैं, बिल्कुल ईजी हैं, आप इसको प्रैक्टिकली प्रोग्राम में लिख के देख सकते हैं। अब आ गया जी हमारा लास्ट प्रोग्राम, सैम्पल प्रोग्राम है जी। हमने क्या करना है, हमने एक लूप लगा के एक स्क्वायर फाइंड करना है सीरीज़ ऑफ नंबर्स का, और सीरीज़ ऑफ नंबर उसने 1 to n दी हुई है। n जो है वो हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे कि किस नंबर तक के वो स्क्वायर फाइंड करना चाह रहा है, और उनको फिर हम ऐड भी करेंगे। यहाँ पे उसने सैम्पल आउटपुट दिया हुआ है, हमने ये प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि क्या है कि हमने पहले 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, 3 i, n और सम। n हमारा नंबर होगा, सम जिसके अंदर हमने उसके स्क्वेयर्स का सम सेव करना है, स्टोर करना है, ये वो वेरिएबल है। और i जो वेरिएबल है वो ये लूप के लिए है। इसका मैंने आपको पहले भी कहा था, ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली भी इसको हम इसके अंदर भी डिक्लेयर करके इनिशियलाइज़ कर रहे होते हैं। हमने क्या किया है, सबसे पहले यूज़र से वो पॉजिटिव नंबर इनपुट करवाना है जिसका हम स्क्वायर फाइंड करेंगे, और जिस नंबर तक स्टार्ट तो हम 1 से करने जा रहे हैं, जिस नंबर तक लाइक जिस तरह यहाँ पे उसने सैम्पल आउटपुट में 5 बताया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का स्क्वायर। तमाम नंबर को जो स्क्वायर हम फाइंड कर रहे हैं उसको हम ऐड करते जाएंगे। ऐड करने के बाद एक वेरिएबल सम में सेव करेंगे, फिर उसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे देखें हम इसको 1 से इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, और ये हमारी कंडीशन है कि हमने n तक चलना है। n हमारा वही नंबर है जिस नंबर तक हमने इसको ऐड करना है। और नेक्स्ट हम इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जहाँ पे देखिए हमने चेंज स्टार्ट कर दी है, पहले हम ये कर रहे थे, अब सिंपली हम क्या कर रहे हैं जी, हम उसको प्लस प्लस कर रहे हैं, जो चीज़ अभी हमने डिस्कस की है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो भी वो नंबर होगा i, जिसको हम जिस तरह ये पहला 1 है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, उसको i से i को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि स्क्वायर फाइंड हो जाए। और फिर उसको हम यहाँ पे ये देखें क्या साइन यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के प्लस करेंगे सम की प्रीवियस वैल्यू में। फर्स्ट टाइम रन होने पे तो आपको पता है इसकी वैल्यू 0 है,
तो जो भी स्क्वायर होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब न्यू हमने स्क्वायर फाइंड करना है तो इसकी प्रीवियस वैल्यू के अंदर हम उसको ऐड करते जाएंगे। इस चीज़ को आपने प्रैक्टिकली करके देखना है ताकि आपको इसकी मज़ीद समझ आ सके। तो यहाँ पे हम इसको रन करते हैं जी। मैं यहाँ पे मैक्सिमम जो वैल्यू है वो एंटर कर देता हूँ, ये 8। अब यहाँ पे 8 एंटर करने से क्या होगा, पहले 1 का स्क्वायर फाइंड होगा, वो ऐड हो जाएगा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, 5 का, 6, 7, 8 तक तमाम नंबर्स के स्क्वायर फाइंड होते जाएंगे और वो ऐड करते जाएंगे और फिर उनका आउटपुट यहाँ पे हमारे पास 204 आ रहा है। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 8 स्क्वायर, फर्स्ट 8 स्क्वायर मैंने जिस तरह को एक्सप्लेन किया 1 से लेकर 8 तक तमाम नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करेंगे और उनको हम ऐड करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा कंटेंट था। एंड पे मैं बताता चलूँ कि मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट जो है वो लेक्चर कवर करवाते हुए प्रोग्राम खुद नहीं लिखा, ज़्यादा डिटेल में भी डिस्कस नहीं किया, लेकिन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी मज़ीद वीडियोस मौजूद हैं इन्हीं टॉपिक और इन्हीं कंटेंट से रिलेटेड। आप उन वीडियोस को देख के मज़ीद अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उसमें प्रैक्टिस के लिए प्रोग्राम भी मैंने दिए हुए हैं, आप उनको देख के ज़्यादा इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं टिप्स की तरफ। लास्ट प्रोग्राम लेक्चर में हमें भी कोई ना कोई टिप दी होती है लेक्चर के एंड पे, हम उसको देखते हैं। सबसे पहली टिप जो है कि आप कमेंट्स लाजमी करें, ये हम प्रीवियस भी देख चुके हैं कि आप प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट्स कर रहे होते हैं, वो हम लाजमी करेंगे। और दूसरा जो है, डोंट फॉरगेट टू अफेक्ट द वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल इन वाइल एंड डू वाइल लूप्स। जी, इस वेरिएबल को बेसिकली कहा जाता है लूप वेरिएबल, या अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो ये हमारा लूप वेरिएबल है। यहाँ पे अगर देखें तो सैम्पल प्रोग्राम 3 में यहाँ पे ये हमारा लूप वेरिएबल है। लूप वेरिएबल उसको कहा जाता है जिसकी वैल्यू पे लूप आपका डिपेंडेंट होता है कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पे। कहता है उसकी वैल्यू को लाजमी इफेक्ट करें, चेंज करें, उसको आप डिक्रीमेंट करें या इंक्रीमेंट करें ताकि वो लूप को टर्मिनेट कर सके। मेक श्योर दैट द लूप इज़ नॉट एन इन्फिनिट लूप। जी, ये चीज़ भी उसी के साथ रिलेट है। अगर आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे तो आपका लूप इन्फिनिट टाइम चल सकता है। आपकी उसकी वैल्यू अगर चेंज नहीं होती तो लूप हमेशा भी ट्रू रह सकता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, 1-2 प्रोग्राम भी हमने रन किए थे इन्फिनिट लूप के। डोंट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ लूप वेरिएबल इन बॉडी ऑफ फॉर लूप। द फॉर लूप डज दिस बाई इटसेल्फ इन फॉर स्टेटमेंट। जी, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। हमने कहा था कि यहाँ पे तीनों चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं। आपने इस वेरिएबल को जो लूप को चला रहा है, इसको लूप वेरिएबल कहा जा रहा है, तो आपने इसको बॉडी के अंदर चेंज नहीं करना। यहाँ पे इसकी वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इसकी जो वैल्यू चेंज हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है या डिक्रीमेंट हो रही है, वो आपकी इसी फॉर स्टेटमेंट के अंदर हो रही है। इसकी बॉडी के अंदर आप इसको चेंज, आप ये नहीं करेंगे कि आप यहाँ पे काउंटर इज इक्वल टू जी, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर +1, आप ये चीज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे इसके अंदर ऑटोमेटिकली हो रही है। आपकी जब फॉर स्टेटमेंट कंप्लीट इस चीज़ के साथ होती है, वेरिएबल को इनिशियलाइज करना, यहाँ पे कंडीशन और यहाँ पे उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना। नेक्स्ट वन ये है कि यूज़ प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर कंटिन्यूसली इन एक्सप्रेशंस। जी बिल्कुल, आप जब एक्सप्रेशंस यूज़ कर रहे हो, लाइक जिस तरह हमने यहाँ पे इस चीज़ को आप रिप्लेस करना है या हमने इस चीज़ को अगर रिप्लेस करना है तो आप इसको रिप्लेस किस चीज़ से करेंगे, आप यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। वो कहता है कि आप अपने एक्सप्रेशन के अंदर इन चीज़ों को यूज़ करें। तो जी स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर था, आज इसका कंप्लीट कर लेना है। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है इसके कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मज़ीद मैंने आपको बताया है कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मज़ीद वीडियोस मौजूद हैं जो कि इन्हीं कंटेंट और टॉपिक से रिलेटेड जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो भी सुन सकते हैं और अपने कंसेप्ट्स को मज़ीद क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।